हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 21 फरवरी को क्लास 10 मैथ का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका HCF निकालना, सिद्ध करो एक अप्रिमेय संख्या है, माध्य माध्यक बहुलक निकालना, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने आपको कई सारी वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन ये आपका सबसे डिफरेंट वीडियो है, ठीक है। सारे क्वेश्चन वो हैं जो इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। तो ये आप लोग लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहला प्रश्न देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, ठीक है, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं जो है 135 और 225 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब होता है आपको HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। और HCF ज्ञात करने के लिए आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर आएगा, ठीक है, 100% आएगा। और हो सकता है कि यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए, या फिर आपके थोड़े से ये जो काउंटिंग है, जो आपका ये है ना, इसको चेंज कर सकता है, थोड़ा सा इधर उधर कर देगा। लेकिन आपको अगर आइडियाज पता है, ठीक है, लगाने का तरीका पता है, तो फिर कुछ भी कर दे आपको लगा दोगे, ठीक है। तो कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है? सबसे पहले आपको जो दी गई संख्याएं हैं हल में आप समझो और एक एक पॉइंट को समझना, ठीक है, क्योंकि हर एक HCF ऐसे ही निकाला जाएगा, ठीक है। दी गई जो आपको दी गई संख्याएं हैं, दी गई संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं? सबसे पहले हमारा है 135 और एक हमारा 225 है ना, हाँ 225 है। अब सबसे पहले इसमें हमारी बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है? बड़ी संख्या हमारा है 225। क्या है? 225। तो यहां बड़ा का चिन्ह लगा देना कि ये बड़ा है और 135 छोटा है। क्या है? 135 छोटा है, ठीक है। अब आप लोग क्या करना, अब आप लोग संख्याओं जो है, जो हमारा संख्याएं हैं, ये हमारा अब स्टेप स्टार्ट हो गया, ठीक है, जो हमारे एक एक स्टेप है। तो अब आप लोग लगाना, चूंकि जो हमारी संख्याएं हैं, संख्याओं जो हमारा 225 है ना, एक 225 है, वह 135 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है। यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करना है ना, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, या फिर एल्गोरिथम से, कुछ भी लिख सकते हो, प्रमेयिका से। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे हमारा क्या है, यहां एक आपका 225 है बराबर 135 कर लेना, ठीक है, इसके बराबर। अब इसमें आप इतना मल्टीप्लाई करो कि इससे ज्यादा भी ना हो, कम भले रहे, ठीक है, उसके आसपास। तो 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये जैसे 135 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 270, लेकिन हमारा तो 225 ही है, तो एक ही बार जाएगा। तो एक बार जाएगा तो इसमें हमारा कितना और ऐड हो जाएगा? तो इधर आपका 35 है, तो 25 उधर, और इधर हमारा 65, 90 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो ये हमारा जो है, ये ध्यान से समझना। अब हमें फिर से ये वाला A मानना है, और जो हमारा ये है ना, ये इसको V मानना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को दोबारा वही चीज लिखना है जो आप लोगों ने लिखा था। जैसे हमारा जैसे आप लोगों ने निकला 225 और 135, अब आपको लिखना है 135 और 90, ठीक है, 135 और 90 का अब आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो 135 व 90, ठीक है, के लिए देखो ये सिस्टम है। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, शॉर्टकट नहीं मारना, ठीक है। आप लोग ऐसे ही सॉल्व करना, थोड़ा सा लिखना अच्छे से, विभाजन प्रमेयिका से। अब आप लोग देखो, अब वही चीज फिर से हमें लगाना है कि हमारा 135 को आगे कर लो, A मान लो, और हमारा V है 90। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो इसलिए हम लोग एक से ही करेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा बचेगा 45। अब फिर वही स्टेप, जब तक आपका ये देखो, ये आपका शून्य ना हो जाए, R जो है वो शून्य ना हो जाए, ये R है, ठीक है, ये हमारा R जो है ये शून्य ना हो जाए, तब तक आपको चलना है, ठीक है। तो ये R जो है वो इज नॉट इक्वल टू शून्य। अभी हमें R जो है वो शून्य नहीं मिला है, शेषफल, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक बार और करना होगा कि आप लोगों का जो ये 90 है, 90 व 45 के लिए
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, एक एक स्टेप को समझना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये सारा क्वेश्चन आज जितना मैं आपको बता रहा हूं ये सारा जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो अब हमारा हो गया 90 में आप 45 में कितना 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 90 हो गया। अब इधर हमें मिल गया शेषफल शून्य। जैसे ही आपका ये शेषफल शून्य मिल जाए बस हमारा वही ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, वहीं से आपका ये खत्म हो जाएगा। ये जो हमारा 45 होगा यही हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 45 जो है वो हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, यहां हमें शून्य मिल गया, अतः हमें महत्तम समाप्त वर्तक या फिर HCF ज्ञात करना था। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं महत्तम समाप्त वर्तक। महत्तम समाप्त वर्तक वो हमें कितना मिला बच्चों, वो हमें मिला 45। कितना मिला 45। बस हमारा आ गया आंसर। देखो आसान है। अगर आप ये HCF LCM ये निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, तो ये मैंने वो बताया है जो हर साल आता है। ठीक है, वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जो हर साल रिपीटेड है, बोर्ड एग्जाम में आना तय है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व करके जाना। अगर बोर्ड एग्जाम में 90% 95% गणित में भी लाना है तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूं वो जरूर लगा कर जाना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को √5 सिद्ध करना सिखाया था। ठीक है, अब √5 तो बहुत सारे बच्चे सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन अब बात आती है √2 की, क्योंकि ये 2 से 3 साल लगातार आ चुका है कि √2 आपको सिद्ध करना है। तो अब मैं आप लोगों को √2 भी सिखा देता हूं। अगर आप लोग 5 वाला नहीं जानते हो तो आप लोग देख लेना। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है अभी 2 दिन पहले। तो सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 आप लोग कैसे सिद्ध करोगे, बहुत ज्यादा आसान है। थोड़ा सा आप लोगों को माइंड लगाना है बस। ठीक है, सबसे पहले एक एक स्टेप को मैं आप लोगों को समझाता हूं हल में। देखो आपको अपरिमेय है तो सबसे पहले इसका विपरीत मानना है कि माना जो हमारा √2 है एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा एक परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या देखो मैंने मान लिया है, ये आपको सिद्ध करने के लिए थ्योरम लगाना पड़ेगा। अगर ये आप लोगों का एक परिमेय संख्या है तो जो √2 है इसको हम लोग किसके बराबर A/V या फिर P/Q कुछ भी लिख सकते हो, उसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, जहां हमारा A और V क्या है, जहां A व V क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य। एक एक स्टेप को समझना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो फिर आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। सहअभाज्य संख्या है, बट यहां v की वैल्यू शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप लोगों का क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। ठीक है, जो हमारे दोनों पक्ष हैं ये √2 एंड A/V, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो मतलब हमारे दोनों पक्ष √2 है एक, इसका वर्ग कर लो, और बराबर A/V है, इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, ये कर लिया। इतना करने के बाद जब आप लोग इसको खोलोगे तो ये हमारा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और A²/V² हो जाएगा। अब यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो V² है इसको यहां कर सकते हैं और A² और अपान ये जो 2 है इसको यहां कर सकते हैं नीचे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। बस इतना करने के बाद इसको आप इक्वेशन यानी कि समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देना। अब यहीं से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात शुरू होता है। देखो यहां अगर 2 जो है A² जो है इसको विभाजित करता है, मान लो हम A को 2 मान ले। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में 2 यानी कि 4/2। तो ये तो हमारा काट देगा ना। तो मतलब वही बात है कि अगर हम A² को 2 जो है A² को विभाजित करता है तो आप स्क्वायर नहीं करोगे, केवल सिंगल 2 ही रखोगे तो भी तो विभाजित करेगा। तो बात यह है अगर A² को विभाजित करेगा तो A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहां कहने का मतलब है अगर 2 जो है A² को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है तो क्या होगा कि हमारा जो A2 है A को भी विभाजित करेगा, 2 जो है A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहां तक। अभी हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है, अभी ऐसे एक और पॉइंट मिलेगा फिर आपका पूरा सिद्ध हो जाएगा। अगर ऐसा है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, A=2m लिख सकते हैं। क्यों, देखो अगर आपको सिद्ध करने के लिए 2m आए तो 2m, अगर √5 आए तो 5m, अगर 7 आए तो 7m। ठीक है, लिख सकते हैं।
तो हमारा अंडर रूट 2 है, इसलिए हम ले a बराबर 2m लिख सकते हैं, जहां जो m है वो क्या है, एक पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अब देखो, अब जो हम a का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, a का मान हम लोग ये समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ये हमारा लिखा हुआ है v स्क्वायर बराबर a की वैल्यू मैंने 2m रख दिया, इसका स्क्वायर कर लिया बटे में 2। ठीक है, फिर से आ जाओ नीचे, ये v स्क्वायर बराबर हमारा है ये 2 2 जा 4m स्क्वायर और बटे में 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि हमारा v स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 2m स्क्वायर। और अगर हम m स्क्वायर की बात करें तो m स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं बराबर v स्क्वायर, ये बटे में 2 नीचे चला जाएगा 2। बस वही चीज यहां दोबारा लिखना है, जैसे आपने a के लिए लिखा था कि 2a को विभाजित करता है, वैसे आपको यहां क्या लिखना है, अगर यानी कि 2 जो है v स्क्वायर को विभाजित करता है, किसको, v स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, करता है, तो 2 जो है वो b को भी विभाजित करेगा, 2 क्या होगा, v को भी विभाजित करेगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझना, विभाजित करेगा, ये हमारा हो गया थ्योरम। अब इतना होने के बाद देखो, अगर हमारा a और v यानी कि √2 वो a और v के बराबर है, तो फिर हमारा सहअभाज्य संख्या है। मैंने क्या माना था कि a और v जहां क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, लेकिन सहअभाज्य संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर होता है, जो HCF होता है, वो ओनली 1 होता है, लेकिन इनमें तो हमें 2 मिला, a का हमें सहअभाज्य 2 मिला और v का भी, यानी कि a और v के जो हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं वो 2 हैं। अगर 2 हैं तो ये हमारा एक परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा ये एक अपरिमेय संख्या होगा। तो लास्ट में आपको डिस्कशन लिख देना है, वो लास्ट में आप लोगों को क्या लिखना है, देखो ये हमारा समीकरण फर्स्ट, इसको नाम दे दिया, इसको आप लोग v वाले को समीकरण सेकंड नाम दे देना। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड, अब देखो यहां आपको लिखना क्या है, देखो हमें समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, ठीक है, से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि a और v, जो हमारा a है और v है का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि दोनों में हमारा 2 कॉमन है। ठीक है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a व v में एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, a और v में हमारा एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये विरोध करता है, तो हमारी ये परिकल्पना क्या है, गलत है। ठीक है, अतः हमारी जो ये परिकल्पना है, जो हमने सोच रखा था, हमारी परिकल्पना जो है वो क्या है, गलत है, गलत है। तो लास्ट में आप लोग लिख देना अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, इतना आपको सॉल्व करना होगा अगर √2 आपको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर सॉल्व करके जाना। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो जितना क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूं वो सारा आप लोग अच्छे से लगा कर जाना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये हमारा एक वायरल लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो ये मैंने देखा है भाई, इतना बार आया है ना लॉन्ग क्वेश्चन कि आप लोग सोचोगे कि यही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा भी अगर आप देखोगे बुक में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा लॉन्ग भी है, हार्ड भी है। लिखा, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। अगर आपको पता है तो एक बार प्रैक्टिस करो, देखो आप लोग सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, कई बार सॉल्व किए रहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ट्रिक ऐसा बताऊंगा कि आप लोग तुरंत सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो आपको रैखिक समीकरण युग्म में पहले ये देखो कैसा लिखा हुआ है, फिर इसको आप एक लाइन में चेंज कर लो, एक अच्छा सा लाइन, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म में, फिर आप लोगों को हल करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान से, हल समझो। क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं कि लिखा हुआ है कि 5/x - 1 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2 और 6/x - 1 -3/y - 2 बराबर 1। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, देखो इन सब में आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा कि इसको देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस चीज को देखो, ये हमारा क्या लिखा हुआ है 5/x - 1, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 1/x - 1। ठीक है, तो ये 1/x - 1 को हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, वैसे इसमें भी कॉमन दिख रहा है, तो ऐसे करके हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि माना, जो हमारा माना 1/x - 1
इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग बराबर a मान लेंगे। किसके बराबर? a मान सकते हो, x मान सकते हो, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। और तथा अब इन सब में भी एक चीज कॉमन दिख रहा है, 1/y-2, 1/y-2, इसको हम लोग मान लेंगे v। ध्यान से समझो एक एक स्टेप को, ठीक है। a और v मान लिया, तब आप लोग इस समीकरण को तब आप लोगों का दी गई समीकरण, जो आप लोगों का दिया गया समीकरण, दी गई समीकरण है, देखो अब इस समीकरण को मैं एक थोड़ा सा चेंज करूंगा। इसको हम लोग 5 को बाहर करेंगे, 5 को बाहर करेंगे और इसको हम इस इक्वेशन में बदलेंगे कि हम a रख सकें, ठीक है। तो 1/x-1, ठीक है, और प्लस ये हमारा ऑलरेडी उसी इक्वेशन में लिखा हुआ है y-2, इसमें कुछ नहीं कॉमन लेना है, बराबर 2, ठीक है, बराबर 2। अब इस चीज को हम लोग फिर से, अब आप लोग 6 यहां कॉमन ले सकते हो समीकरण सेकंड में, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x-1, और माइनस है, माइनस यहां 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लोगे तो 1/ यहां देखो इस चीज में, ठीक है, 1/y-2 बराबर हमारा 1 है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिख लेना है और इसको आप लोगों को समीकरण फर्स्ट नाम दे देना है और इसको आप लोगों को समीकरण नंबर सेकंड नाम दे देना है, ठीक है। अब देखो यहां क्या करना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां 1/, यहां देखो 5 है और यहां 1/x-1 की जगह a लिख सकते हैं क्योंकि हमने मान लिया है a के बराबर, और प्लस यहां हम लोग v लिख सकते हैं कि हमारा पूरा v के बराबर है, बराबर 2। देखो ये हमारा रैखिक समीकरण में बदल गया, ठीक है। और यहां 6 है, 6 और इसको मैंने a माना है, a लिख दो, प्लस हमारा ये 3 है, माइनस है, सॉरी माइनस है, ठीक है, माइनस है, तो इसको आप लोगों ने b माना है तो ये 3v हो जाएगा, बराबर 1। ये हमारा हो गया रैखिक समीकरण, और इसको आप लोग समीकरण नंबर 3 और इसको आप लोग समीकरण नंबर 4 नाम दे देना, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब आगे आप लोगों को क्या करना है कि समीकरण जो हमारा समीकरण 3 है, समीकरण 3 में 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा करके, ठीक है। और जो हमारा ये समीकरण 4 है, समीकरण 4 में जोड़ने पर, जोड़ेंगे, क्यों? अब जोड़ने पर मैंने क्यों लिखा, घटाने पर क्यों नहीं लिखा है? देखो इसके चिन्ह जो है विपरीत है, ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, इसके चिन्ह क्या है, विपरीत है। अगर विपरीत चिन्ह हो तो हम लोग जोड़ेंगे, अगर आपका समान चिन्ह हो तो घटाएंगे, ठीक है। तो हमें कितना से गुणा करना है, 3 से, तो आपका 5 में 3 से गुणा होगा 15a, और प्लस हमारा v में 3 से गुणा होगा 3v, इक्वल टू हमारा 3 से आपका 2 में गुणा होगा 6 हो जाएगा। कुल मिला के हम इसको और इसको बराबर करना चाहते हैं, ठीक है। और आप लोग 4 वाला ऐसे ही लिख दो, 6a माइनस 3v बराबर 1। अब देखो ध्यान से, अब आप लोगों को यहां समझना है, यहां से हमारा ये कट जाएगा, ठीक है, b तो कट गया, फिर हमारा ये बचा 21a और बराबर 7, और यहां से अगर a की वैल्यू देखे जाए तो 7/21, और यहां से अगर a की वैल्यू देखा जाए तो 1/3 मिलेगा, ठीक है। ये हटा देना, a की वैल्यू जो आएगी वो 1/3 आएगा। a की वैल्यू हमें 1/3 मिला। अब आप लोग समीकरण 3 में a का मान रख दो, v की वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण 3 में a का मान रखने पर समीकरण 3 हमारा है 5a प्लस v बराबर 2। देखो हमें 5 इंटू a की वैल्यू है 1/3 प्लस v बराबर 2। यहां से आप ये आपका 5/3 हो जाएगा प्लस v बराबर 2। आपका 5/3 है ना, तो यहां से v बराबर 2 माइनस 5/3, 2 माइनस 5/3, यहां से आपका हो जाएगा 3 2 6 में से 5 जाएंगे तो आपका 1/3। बच्चों यहां से हमें a की वैल्यू भी 1/3 मिला और v की वैल्यू भी 1/3 ही मिला है। अब a और v की वैल्यू आपको मिल गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान से समझो। हमें a और v की वैल्यू मिल गई ना, तो a और v को मैंने कुछ माना था, ठीक है। a और v को मैंने क्या माना था, a को मैंने माना था 1/x-1 बराबर a, ये मैंने a माना था, और v को मैंने माना था 1/y-2 बराबर v। a और v की वैल्यू आप रख दो। a की वैल्यू हमें क्या मिला है 1/3, और v की वैल्यू हमें क्या मिला है बच्चों,
v की वैल्यू मिला है y-2 बराबर 1/3। ठीक है, 1/3 इसकी भी वैल्यू मिली, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 1/1 बराबर 3 और यहां हमारा हो जाएगा y-2 बराबर 3। ठीक है, अब देखो यहां से x बराबर हमारा 3 + 1 और x बराबर हमें 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4। x की वैल्यू हमें कितना मिला? 4। और y की वैल्यू कितनी मिलेगी? y बराबर 3 और ये -2 इधर आ जाएगा +2, y बराबर 5। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। ये हमारा एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और अतः हमारा जो समीकरण का हल है, अतः समीकरण का हल x बराबर 4 व y बराबर हमारा 5 है। बस देखो ध्यान से समझना, ये सारे क्वेश्चन जितना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये हमारा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो ये आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 कितना 360 किलोमीटर की दूरी 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। ठीक है, तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। अगर आप चाल बढ़ाओगे तो 1 घंटा कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेलगाड़ी की हमें चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें चाल ज्ञात करना है, तो चाल को मान लो। क्या मान लो? चाल को x मान लो। ठीक है, ध्यान से समझना। तो माना आप लोग लिख दो, माना जो हमारा रेलगाड़ी की चाल है, माना रेलगाड़ी की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये हमें मिल गया रेलगाड़ी की चाल। अब हमारा आप लोगों को पता होगा समय, सूत्र तो पता ही होगा। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर हमारा होता है दूरी बटे में चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, चाल को मैंने x माना है और दूरी हमारी दी हुई है 360 किलोमीटर प्रति घंटा, 360 किलोमीटर। ठीक है, तो 360 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, लगा समय। समय आप लोगों को पता है दूरी हमारा है 360 और यहां देखो समय का सूत्र और चाल हमने x माना है। ठीक है, और यह हमारा समय का घंटा लिख देना। ठीक है, बस। अब देखो यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि ध्यान से समझना आगे का पोर्शन। ठीक है, यदि जो रेलगाड़ी है हमारा, रेलगाड़ी क्या करती है कि चाल कितना बढ़ाया जाता है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल क्या करते हैं? 5 किलोमीटर प्रति हावर्स यानी कि घंटा। ठीक है, अधिक होती है। ठीक है, तो अगर आप 5 किलोमीटर ज्यादा करोगे तो चाल हमारा x था, उसमें 5 किलोमीटर घंटा और जोड़ दो। उसको मैंने ज्यादा कर दिया, x में 5 और ऐड कर दो। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। तो ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा कर देना। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब ये जो लगा समय है ये कितना है बच्चों? ये हमारा देखो, एक तो हमारा समय है, ये दूरी है इतना 360 और अब हमारा चाल हो गया x + 5 घंटा। ठीक है, अब आगे आप लोगों को क्या करना है? प्रश्नानुसार, जो प्रश्न के अनुसार ध्यान से समझना। देखो अब आप लोगों को क्या करना है, जो हमारा ये चाल था जो पहले था। ठीक है, 360 किलोमीटर प्रति आपका बटे में x, ये जो हमारा था ये। ठीक है, इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे। जो हमारा 5 किलोमीटर हमने अधिक किया तो 360 और बटे में
x+5 जो मैंने किया है बराबर हम लोग 1, क्योंकि 1 घंटा लगा था ना, यहां देखो 1 घंटा समय है, तो समय हमारा 1 घंटा है। बस इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लो, आप लोगों को एक समीकरण मिल जाएगा। जैसे ध्यान से समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हमारा 360x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये हमारा प्लस 1800 हो जाएगा। 360 में 5 से करोगे 1800, फिर ये हमारा माइनस 360x हो जाएगा, और बटे में ये हमारा हो जाएगा x²। ठीक है, नहीं आप x में x+5 कर लो। ठीक है, अभी ऐसे रहने दो 1, यहां से 360x से प्लस माइनस दोनों कट जाएगा। ठीक है, यहां मिलेगा आप लोगों का ऊपर जो रहेगा वो 1800, और बटे में ये हमारा x² और प्लस 5x हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, यहां से x² प्लस 5x बराबर हमारा 1800। एक समीकरण बना देते हैं, द्विघात समीकरण। ये हमारा हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण बन गया। क्या बन गया? एक समीकरण बन गया। अब इसकी हम लोग वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखो, अभी आप लोगों को फैक्टर नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। उसको लगाने से पहले ए हमारा कितना है, 1 है, v कितना है इस समीकरण में 5 है, एंड c कितना है हमारा माइनस 1800 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप लोग लगा दो बच्चों श्रीधराचार्य जी का सूत्र। ठीक है, वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी x की। ठीक है, आपको जो चाल है वो मिल जाएगा। तब सूत्र हमारा x बराबर -v प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटे में 2a, ये हमारा सूत्र है। ये क्या है? सूत्र है। वैल्यू सारा रख दो। x बराबर माने v को कितना है, v हमारा 5 है ना, 5 रख दो, प्लस माइनस v हमारा कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कर लो -4। ठीक है, a कितना है, a की वैल्यू देख लो, सारा मैंने लिख रखा है 1 है। कितना है 1, तो 1 रख लो, एंड इनटू हमारा ये कितना है -1800, c की वैल्यू -1800 है, बटे में 2 एंड a की वैल्यू हमारा 1 ही है। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। ये हमारा -5 है, ये हमारा ब्रैकेट खुलेगा ना, ये आपका प्लस माइनस लगा दो, ब्रैकेट खुलेगा तो ये हमारा 25 हो जाएगा, और इसका देखो 18 चौक 72 और माइनस माइनस प्लस 7200 हो जाएगा, 7200। ठीक है, बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां हमारा -5 है, प्लस माइनस ये आपका क्या होगा, ये आपका एक में जुड़ जाएगा, ये हमारा जुड़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये और ये जुड़ेगा कितना होगा 7225 हो जाएगा, बटे में हमारा 2 है। ठीक है, अब 7225 जो होता है वो आप लोगों को पता होगा किसका वर्गमूल होता है, वो होता है 85 का। किसका? 85 का, बटे में 2। अब हमें क्या करना है, इतना तो हमें मिल गया। अब एक बार धनात्मक चिन्ह लेना है, ये जो एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर। धनात्मक चिन्ह लेने पर जो धनात्मक चिन्ह लोगे तो फिर हमारे ये माइनस है और ये 5। ठीक है, एंड यहां हमारा प्लस 85 और बटे में हमारा 2 है। ठीक है, ये हमने धनात्मक चिन्ह लिया, तो ये हमारा 80 हो जाएगा। बड़ा वाले का हम लोग चिन्ह लेंगे तो प्लस 80 हो जाएगा, बटे में तो बराबर 40। ये हमारा मिल गया 40। ठीक है, आप लोगों का x की वैल्यू हमें मिल गया 40। ठीक है, और दूसरा चाल हमें इतना मिल गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह। क्या लेते हैं? ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ऋणात्मक लोगे तो ये हमारा -5 है, माइनस आप लोगों का 85 है, बटे में 2 है, बराबर ये हमारा -19/2 इक्वल टू बराबर -45। ये हमारा बच्चों अमान्य है, क्योंकि जो हमारा चाल होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है, तो माइनस वाला अमान्य है, इसका अस्तित्व नहीं है, अमान्य है। तो अतः हमारा जो रेलगाड़ी की चाल होगी वो हमारा प्लस वाला होगा। अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। ठीक है, ये हमें मिल गई रेलगाड़ी की चाल, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग जरूर तैयार करके जाना। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाइट एंड डिस्टेंस का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, लिखा हुआ मीनार के आधार से। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अलग टाइप का क्वेश्चन कराया था। ठीक है, इसमें आपको बता रहा हूं मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, मीनार का जो आधार है नीचे का और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी है। मतलब एक 4 मीटर की दूरी है, 9 मीटर की दूरी है। ठीक है, और पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आपको यह सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 ही मीटर होगा। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक मीनार बना लेंगे। एक हम लोग मीनार बना लेते हैं और मीनार का नाम हम लोग ए और बी देते हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी एक मीनार है, समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नीचे धरातल बनाएंगे। एक धरातल बन गया। ठीक है, धरातल, धरातल से देखो दो कोण है जो क्या है, एक दूसरे के पूरक है, मतलब शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को एक अमेजिंग, इसको ऐसे मिला लो। ठीक है, और इसको भी ऐसे मिला लो, ये। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, ज्यादा आप लोग देखो। और मान लीजिए कि हमारा क्या है, जो यहां से देखो, अब यहां से दो चीज है। एक है हमारा, देखो सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, एक 4 मीटर पर स्थित है, एक 9 मीटर पर। ठीक है, तो मान लो हमारा ये V है, तो यहां से हमारा देखो, यहां से यहां तक की दूरी 4 मीटर में मान लिया। ठीक है, देखो एक अमेजिंग कर रहा हूं, वैसे मैंने स्केल की सहायता से नहीं बनाया कि नाप के। ठीक है, और ये हमारा 9 मीटर है। कितना है, 9 मीटर। कुल दूरी आपका 13 मीटर, 13 मीटर। ठीक है, इसको आप P नाम दे दो, इसको आप Q नाम दे दो। ठीक है, अब देखो ये आपका H ऊंचाई है, इसी को आप सिद्ध करना है कि ये बराबर 6 मीटर है। ठीक है, ये हमारा 9 है, 9 मीटर। अब आप लोग देखो, यहां आपको सबसे पहले लिखना है कि माना AV एक मीनार है, माना AV एक मीनार है जिसकी ऊंचाई H है और मीनार के आधार V से दोनों ओर एक V क्रमशः 9 मीटर, ये जो हमारा V जो है V से क्रमशः 9 मीटर, B से हमारा एक क्रमशः 9 मीटर और 4 मीटर की दूरी दो बिंदु P और Q है। P वाला हमारा 9 मीटर है, Q वाला हमारा 4 मीटर स्थित है। यदि बिंदु P से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण थीटा हो, मतलब जो P है इससे हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा हो, ये थीटा। ठीक है, P से मैंने थीटा मान लिया है, तो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण थीटा का पूरक जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। तो ये जो हमारा कोण होगा Q वाला, ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो, चूंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, समकोण त्रिभुज APV में, ठीक है, तो APV में हमारा A है, P है, B है, H दिया हुआ है और यहां आधार, लंब बटे आधार, तो tan थीटा होता है ना, तो tan थीटा, लंब हमारा AB है और आधार हमारा PV है। क्या है, PV है। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा ही है। ठीक है, ये हमारा H मान लिया है और ये हमारा 9 मीटर है। ठीक है, 9 मीटर। इसको आप बच्चों समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दो। क्या नाम दोगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। ध्यान से समझना। अब हम लोग दूसरा कोण लेंगे, अब हम लोग देंगे समकोण त्रिभुज AVQ में। अब यहां हम लोग tan थीटा लगाएंगे। tan यहां हमारा थीटा है लेकिन 90 माइनस थीटा है ना, मतलब मेरा पूरक है ये, तो डायरेक्ट हम 90 माइनस थीटा रखो, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारा H है, यानी कि लंब हमारा H ही रहेगा, आधार हमारा 4 रहेगा। ठीक है, और जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो cot थीटा के बराबर होता है। किसके, cot थीटा के बराबर होता है। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा वो हमारा cot थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड का गुणा कर लो। समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का
गुणा करने पर, गुणा करोगे तो ध्यान से समझना, एक तो हमारा समीकरण फर्स्ट है, तो दोनों पक्ष में देखो हमारा tan थीटा है एक इंटू कॉट थीटा बराबर एक हमारा h/9 है और एक है h/4 है। ठीक है, अब यहां से हमारा क्या होगा, यहां tan थीटा है ही, कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिखा जा सकता है, और यहां हमारा हो जाएगा h²/36, tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा। ठीक है, और h² जो होगा वो बराबर हमें मिलेगा 36। ठीक है, और h जो होगा वो हमें मिलेगा, इसका ये हट जाएगा, इधर आ जाएगा रूट, और ये हमारा 6 मीटर, 6 मीटर h की वैल्यू हमें 6 मीटर मिल गई, अतः हमारा सत्य है। हमें 6 मीटर ही सिद्ध करना था तो सत्य है। हमें h की वैल्यू 6 मीटर ही सिद्ध करना था कि h की वैल्यू जो ये ऊंचाई है ये हमारा 6 मीटर के है या नहीं है, तो है तो 6 मीटर के, सही तो है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर सॉल्व करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में अगर पेपर देने जाना है तो। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम लोग देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये हमारा बोर्ड एग्जाम का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है कि अगर बच्चा ध्यान से देखे ना तो फिर मैथ में बहुत अच्छा मार्क्स लाएगा। ठीक है, लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा एवी, ये जीवा है एवी, चित्र देख लो, जीवा एवी के केंद्र पर समकोण त्रिभुज, इसके केंद्र पर ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बनाती है। दीर्घाकार वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देखो आपका चित्र में ओ ए एक्स वी क्षेत्रफल, ठीक है, ओ ए एक्स वी का क्षेत्रफल, ये हमारा त्रिज्यखंड है। ठीक है, जो त्रिज्यखंड है, तो हल आप लोग समझो। त्रिज्यखंड हमारा जो है वो क्या है, त्रिज्यखंड का मतलब एक त्रिभुज के टाइप का त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा ओ ए एक्स वी का क्षेत्रफल। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए बराबर, जो क्षेत्रफल का वो ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। तुम वैल्यू रख दो, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई की वैल्यू है 314, यहां पाई की वैल्यू दी रखेगी, क्वेश्चन में दिया रखेगा। ठीक है, और आर की वैल्यू हमारा, आर देखो त्रिज्या हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लो। थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है, इतना ध्यान रखना, और ये हमारा 360 हो जाएगा, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, ये देखो ध्यान से। सबसे पहले यहां आप लोग इसको ध्यान से समझना, इतना आप लोग पहले सॉल्व कर लो ध्यान से। देखो ये हमारा 9, ये 4 हो जाएगा, 9 चौक 36, तो ये हमारा 3.14 और इंटू हमारा हो जाएगा ये 100 स्क्वायर और इंटू 1/4, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा हो जाएगा 25, तो ये हमारा हो जाएगा 3.14 इंटू हमारा 25, और ये हमें जब मल्टीप्लाई होगा तो 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ये हमें मिल गया बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका मिल गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हमें मिला है अभी त्रिज्यखंड का। ठीक है, अब त्रिज्यखंड का निकालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए वी, ठीक है, का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, जो हमारा ओ ए बी का क्षेत्रफल है। अब ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है। अब त्रिज्यखंड हमें एक जो मतलब हमारा ये जो है ना, मतलब ये वाला, इसका केवल अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है। क्या है, ये एक हमारा लघु त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए ओ वी का क्षेत्रफल, ये हमारा हो जाएगा 1/2, और हमारा त्रिज्या कितनी है 10, तो 10 इंटू 10 बराबर ये हमारा हो जाएगा 5 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। किसका, लघु वृत्तखंड, जो हमारा लघु वृत्तखंड है। एक हमें देखो लघु वृत्तखंड का, किसका, एक दीर्घ वृत्तखंड का, एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग हेडिंग डालो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, जो ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिला है, जो हमारा ये वाला त्रिज्यखंड, ये वाला पूरे का, ठीक है, ये इतने का, इस टाइप का, इसके क्षेत्रफल में से हम ये वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये वाला हमें मिल जाएगा ना। तो यही तो हमें निकालना है पहले लघु का। तो मतलब हमारा क्या है कि अगर आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो फिर आप लोग उतना, यानी कि आप लोगों को कितना है 78.50 माइनस आपको करना है 50, ठीक है, ये जो आप लोगों का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमें मिल गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें इसका क्षेत्रफल मिला है, ये वाला लघु वृत्तखंड का। अब हम लोगों का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है उसको लो और माइनस किसको कर दोगे, जो हमारा ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिला है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई होगा 3.14 और आर स्क्वायर का मतलब होगा स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर। और ये हमें कितना मिला है 28.5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको अगर आप लोग देखो ये हमारा 100 हो जाएगा तो ये दशमलव हटा दो, माइनस 28.5। इसको माइनस करोगे तो हमारा 314 में से 28.5 जाएगा तो हमारा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें आंसर मिल गया बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। पहले आप लोग इसका निकालोगे, फिर आप लोग इसका निकालोगे, इसमें से आप इतना माइनस कर दोगे, ये मिल जाएगा, फिर इसको आप माइनस करोगे, ये पूरे का मिल जाएगा, बस हो गया लघु और दीर्घ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 समझो, निम्नलिखित आंकड़े में से 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल का घंटों में सूचना देते हैं, ठीक है, घंटों में सूचना देते हैं। अब आप लोगों को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है जानते हो, इसमें हमें ज्ञात करना है जो आप लोगों का बहुलक, उपकरणों का हमें यहां बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया। सबसे पहले जीवन काल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, यानी कि 20 का अंतर है। बारंबारता है 10, 35, 52, 61, 38, 29, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें आपको वो बारंबारता चुनना है जो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन सा है, 61। तो 61 को आप लोगों को मान लेना है जो हमारी बारंबारता है। क्या है, हमारा F, जो हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता है, ठीक है। तो अब आप लोग समझो, यहां मैं आप लोगों को एक सूत्र बताता हूं जो कि बहुलक बराबर होता है। सूत्र समझ लो, फिर मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट को समझाता हूं। बहुलक, ठीक है, बराबर हमारा जो सूत्र होगा L प्लस, अभी मैं आपको एक एक को बताता हूं क्या है। L जो होगा वो प्लस होगा F, यहां कहीं कहीं F0, F ऐसे, लेकिन F1, ठीक है, F1 और वटे में यहां 2F आप लोगों को माइनस F1 और माइनस F2 इंटू H। ये आप लोग सबसे पहले फार्मूला तैयार कर लो। ये फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक एक चीज को बताता हूं आखिर है क्या। एक एक चीज को मैं आप लोगों को बताता हूं, L क्या है, F क्या है, H क्या है, सारी चीजें। हमारा बहुलक है ना, यहां जो L है, L ध्यान से समझना, लिख लेना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो हमारा L है वो क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि ये जो बहुलक है इस वर्ग की निम्न सीमा 60, ये हो जाएगा। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और F क्या है, बहुलक वर्ग की, अभी H देखो, H क्या है, वो है वर्ग अंतराल की माप। H क्या है, वर्ग अंतराल की माप, यानी कि यहां हमें जो H मिलेगा वो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी कि हमारा 80 और 60, यानी कि 80 में से 60 जाएगा 20, तो ये 20 हमें मिलेगा H। F क्या है, जो हमारा F
एच आपको पता चल गया ना, एच पता चल गया। अब आपको एफ जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो हमारा सबसे ज्यादा बारंबारता 61, ठीक है। और अगला देखो, अब आप लोगों F1 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है, जो बहुलक वर्ग है इसके ठीक पहले की बारंबारता F1। और F2 क्या है, बहुलक वर्ग की ठीक उसके बाद की बारंबारता, इसके ठीक बाद की बारंबारता। F1 पहले की है, F2 बाद की है। अब आप लोगों को मैं एक एक चीज बता देता हूं इसमें है क्या। यल क्या है, यल हमारा इसमें कितना है, एल वो 60 है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। और फिर आप लोग देखो यहां एच क्या है, एच कितना है, क्या नहीं कितना है ये बताओ। एच जो है वो 80 में से आप 60 घटा लो बराबर 20 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर है, ठीक है। अगला देखो हमारा एफ क्या है, एफ है बहुलक वर्ग की आप लोगों का बारंबारता 61 है, ठीक है। और F1 क्या है, बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता 52 है, कितना है 52। और F2 क्या है, इससे बाद की बारंबारता F2 यानी कि 38 है। बस रख दो आपका आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले बहुलक ज्ञात करना, एल हमारा 60 है प्लस F1 हमारा कितना है 61, नहीं केवल एफ हमारा 61 है। और F1 हमारा कितना है, F1 52 है। यहां देखो, यहां सूत्र पर मैं रख रहा हूं 52 बटे में 2F कितना है, F केवल F 61 है। F1 कितना है 52 है, F2 कितना है -38 है, इंटू हमारा ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 60 प्लस ये आप लोग माइनस करोगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 हो गया बटे में इसका आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लो और इसको आप लोग ऐड कर लो, यानी कि हमारा हो जाएगा 122 इसका मल्टीप्लाई होगा -90 इंटू 20, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ये हमारा हो जाएगा 60 और इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 9 और इंटू हमारा इसमें 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा तो 32 बचेगा। कितना बचेगा 32। अब देखो इसको आप जब देखो इसको आप मल्टीप्लाई करके 32 से भाग दोगे तो हमारा ये 60 पहले से था और ये हमारा मिल जाएगा 5.63। अब इसको आप ऐड कर लोगे 65.63, ये हमें मिल गया बच्चों बहुलक। बहुलक जो है ये हमारा क्या है, अभिष्ट। देखो माध्य मैंने आपको निकालना, माध्यिका निकालना बता दिया था, इसमें मैंने आपको बहुलक निकालना बता दिया। जीवन काल जो होगा वो 65.63 घंटा है। ये है आज के हमारे सबसे ज्यादा मैथ के इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चों। इसमें मैंने आपके मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए और आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, आपके सॉल्व क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा आपके लॉन्ग ही क्वेश्चन है और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो आज ये मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, उससे जो आपको 21 फरवरी को मैथ का पेपर है जाओ वहां आप ये छाप कर आना, ठीक है। आज का ये वीडियो सारे बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस देखेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।